मेरा बलिदान कामयाब होने से पहले अगर मौत दस्तक देगी तो संकल्प लेता हूं कि मैं मौत को भी मार डालूंगा। माँ से किया था वादा, वो अपने 25वें जन्मदिन पर घर जरूर आएंगे। घर तो आए लेकिन तिरंगे में लिपटकर। 3 जुलाई 1999 को 24 साल की उम्र में वो शहीद हो गया। कैप्टन मनोज पांडे, जिन पर वीरता का फक्र है। करगिल युद्ध में भारत मां की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देकर मनोज पांडे इतिहास में अमर हो गए। मनोज पांडे को उनके जन्मदिन पर परमवीर योद्धा की तरह याद करना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। मनोज पांडे का जन्म एक गरीब नेपाली क्षेत्रीय परिवार में हुआ था। पिता गोपीचंद्र पांडे परिवार का पेट पालने के लिए लखनऊ में हसनगंज चौराहे पर पान की दुकान लगाते थे। मां मोहिनी घर संभालती थी। बचपन से ही मनोज ने गरीबी देखी थी, इसीलिए बड़े भाई होने के नाते वो अपने भाइयों को बोलते थे कि मेहनत से पढ़ाई करना, पापा का पैसा वेस्ट ना करना। मनोज को बचपन में ही इस बात की समझ हो गई थी कि उन्हें पढ़ाने में पापा को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, इसलिए वो कम में ही गुजारा करते थे। जब माँ उन्हें रिक्शे से स्कूल जाने के लिए पैसे देती थी तो वो पैदल ही चले जाते थे, रिक्शे का पैसा बचा लेते थे। मनोज उम्र में छोटे थे, परिवार की कमाई में कोई योगदान नहीं दे सकते थे, लिहाजा अपनी जरूरतों को ही छोटा कर लेते थे। मनोज की मां मोहिनी ने बताया कि जब वो 2.5 साल के थे तो उन्हें मेला दिखाने शीतला मंदिर ले गई थी। मां ने पूछा, भैया जो लेना है वो ले लो। तब मनोज ने कहा कि मम्मी हमें बांसुरी दिला दो। मनोज की मां उन्हें भैया कहकर बुलाती थी। यूं तो दुकानदार के पास बंदूक, बल्ला, गेंद जैसे कई तरह के खिलौने थे, पर मनोज ने 2 रुपए की बांसुरी खरीदी, उसे बजाना भी सीखा। वो बांसुरी मनोज के साथ अंतिम सांस तक रही। जब उनका पार्थिव शरीर आया तो उस बक्से में वो बांसुरी भी उन्हीं के साथ आई। मनोज बचपन से ही सेना में भर्ती होना चाहते थे। स्कूल में वो हर विषय में अव्वल रहते। उनके नंबर इतने अच्छे थे कि उन्हें हर बार स्कॉलरशिप मिली। उनकी सारी मेहनत इसलिए होती थी कि वो एक दिन आर्मी ऑफिसर बन जाएं। मनोज का हमेशा से यही मानना था कि सिविल में तो हर कोई नौकरी कर लेता है, उन्हें तो सेना में शामिल होने की धुन सवार थी। मनोज ने 8वीं तक लखनऊ के रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद वो आर्मी स्कूल में भर्ती हुए। उनके जुनून को जैसे दिशा मिल गई। खेल और पढ़ाई में वो काफी तेज थे। किसी शख्स में दोनों चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं। एनडीए की लिखित परीक्षा पास करने के बाद मनोज को इंटरव्यू का कॉल आया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें अंग्रेजी ठीक से नहीं आती थी, गांव से ताल्लुक रखते थे, पर वो एनडीए का इंटरव्यू देने गए, वो भी नए जूते पहनकर। एनडीए इंटरव्यू में मनोज पांडे से सवाल पूछा गया, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस? मनोज पांडे ने जवाब दिया, परमवीर चक्र चाहिए। मनोज का ये जवाब सुनकर इंटरव्यू पैनल के लोग हंसने लगे। फिर इस जवाब के सवाल पर अधिकारी ने पूछा, क्या आप जानते हो परमवीर चक्र कैसे मिलता है? मनोज ने जवाब दिया कि ज्यादातर लोगों को मरणोपरांत मिलता है, मुझे अवसर मिलेगा तो मैं जीवित लेकर आऊंगा। मनोज पांडे तो पैदा ही परमवीर हुए थे, इसलिए उन्होंने उस बटालियन को चुना जो बहादुरों में भी बहादुर है, यानी गोरखा राइफल्स। 6 जून 1995 को 111 गोरखा राइफल्स में कमीशन कर लिया गया। मनोज पूरी तरह से शाकाहारी थे। वो शराब, सिगरेट तक नहीं पीते थे। उनके यहाँ परंपरा है कि जो भी युवा ऑफिसर होगा उससे दशहरा के मौके पर बकरे का सिर कटवाया जाएगा। गोरखाओं के लिए दशहरा सबसे बड़ा पर्व होता है। मनोज को ये काम दिया गया था। नर्म स्वभाव के मनोज ने अपने इस काम को पूरी मजबूती के साथ किया। उन्होंने पूजा में चढ़ाने के लिए बकरे की गर्दन काटी। उसके बाद उन्हें इतना बुरा लगा कि वो बार बार हाथ धोते रहे। इसके बाद मनोज ऐसे सिपाही बने जिन्होंने युद्ध के मैदान में कई दुश्मनों को मार गिराया। युवा लेफ्टिनेंट मनोज की पहली पोस्टिंग श्रीनगर में हुई। यहाँ से उन्हें दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन भेजा गया। इन दोनों स्थानों पर उनकी तैनाती और काम को देखते हुए उन्हें कमांडो ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। इन सब के बीच मनोज पांडे को जिस दिन का बचपन से इंतजार था वो भी आया। 4 मई 1999 को ऑपरेशन रक्षक के लिए उनकी यूनिट को कारगिल जाने के आदेश मिले। ये युद्ध के शुरुआती दिन थे। तब तक ये साफ नहीं था कि करगिल में गोलीबारी कर रहे घुसपैठिए मुट्ठी भर आतंकी हैं या फिर पाक सेना के जवान। उस समय मनोज की जिम्मेदारी इलाके में गश्त लगाने और घायल जवानों को रिट्रीव करने की थी। कई बार उन्हें दुश्मन की गोलियों के बीच से जान की बाजी लगाकर अपने जवानों को निकालना पड़ता था। उपकरण ना होते हुए भी कैप्टन मनोज पांडे अपने मोजों को हाथ पर पहनकर बर्फीले पहाड़ पर चढ़ जाते थे। बंदूक की नाल गर्म रहे इसके लिए उन्होंने अपने मोजे उस पर लपेट दिए थे। युद्ध के मैदान से घर पर संपर्क करना आसान नहीं होता था। जब मिशन पर ना हो तो चिट्ठियां या घर पर एक फोन कर हालचाल पूछ लेते थे।
26 मई 1999 के बाद से वो घर पर एक भी फोन नहीं कर पाए थे। चिंता में डूबे घर वालों को राहत तब लगी जब 1 महीने बाद 23 जून को उनकी एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि टीवी के माध्यम से आप लोगों को यहाँ के हालात का पता चल गया होगा। आप लोग चिंता न करें, मैं जहाँ हूँ वहाँ काफी संघर्ष है। मेरे खत का जवाब आप जरूर देना, मैं ठीक हूँ। मम्मी पापा और छोटे भाई का ध्यान देना। यूं तो मनोज ने लगातार कई खतरनाक मिशन को सफलता से पूरा किया था, लेकिन खालूबार का जो मिशन सबके सामने था, जो सबसे बहादुर माने जाने वाले गोरखाओं के लिए बड़ी चुनौती थी। पहाड़ों पर सिर्फ दुश्मन से ही लड़ाई नहीं होती, पहाड़ों पर जवान को 3 तरह के दुश्मन का सामना करना पड़ता है। पहला दुश्मन होता है ऊंचाई, पूरे सामान के साथ ऊपर चढ़ना पड़ता है। दूसरा मौसम, बार बार अपना मिजाज बदलता है। तीसरा बेतहाशा ठंड, जहाँ पर तापमान 0 डिग्री या उससे कम होता है। गोरखा लोग इस तरह की चुनौती के आदी होते हैं। पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए खालूबार को जितना जरूरी था, क्योंकि उसके पीछे पीओके था, जहाँ पर पाकिस्तान ने अपना हेलीपैड बनाया था, जिससे उन्हें जरूरत का सारा सामान मिल पाए।